अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हुकूमत के मुज़ाकरात और क्या मुतालबात और क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तकरीबन जो पहले रोज़ से कह रहे थे, इमरान खान भी उसी बात को लेकर आगे चल रही है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के लिए एक कमीशन बनाया जाए कि हक़ाइक़ जो हैं वो कौम के सामने लाए जा सकें। इसी तरीके से जो उनके पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ़्तार हुए या 26 नवंबर के दिनों में उससे पहले या उससे बाद गिरफ़्तारियाँ हुई, उसके हवाले से भी उनका मुतालबा है कि उनको रिहा किया जाए। आज जो उनका एक बयान है उसके अंदर एक चीज़ के अंदर वजाहत और अंदर शामिल हुई है कि इमरान खान की जो रिहाई है वो भी कमीशन के अंदर शामिल किया जाए। तो 3 कह लीजिए नुक्ते बुनियादी तौर पर, पॉलिटिकल प्रिजनर अगर एक देखा जाए तो उसमें इमरान खान शामिल कर लें तो एक इजाफी नुक्ता हो जाएगा। बाकी 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात। 9 मई के मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का दावा ये है कि उस वक्त की जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी के हवाले से उनके इल्ज़ामात हैं कि मोहसिन नकवी ने इस वाक़े को रोका नहीं। ये एक इल्ज़ाम थोड़ा सा अजीबो-गरीब है, मज़ाक़ खेज़ भी कहना चाहिए कि रोका या नहीं रोका ये तो उसकी कोताही होगी, लेकिन किया आपने या नहीं किया इसका जवाब तो आप ही को देना है। जो आपके वर्कर्स प्रोटेस्ट करके कोर कमांडर हाउस की तरफ गए थे वो वर्कर्स आपके थे या नहीं थे, इसका जवाब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देना है। एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर सारे अदारों को भी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी और जो तहकीकाती एजेंसियाँ हैं उनको भी जवाब देना चाहिए कि 200 के करीब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस उस रोज़ हिट की जाती हैं। तो इन 200 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एक बड़ी मैं ब्रॉड टर्म यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बाज़ उसमें ऐसी जगह हैं जो फ़ौज से जुड़ी हुई इमारतें हैं, उसको इंस्टॉलेशंस तो मैं सच नहीं कहूँगा, लेकिन उन इमारतों की आइडेंटिफिकेशन किसने की, किसने कहा कि वहाँ जाके प्रोटेस्ट करना है, किसने उसको जाके निशाना बनाया। ISI के ऑफिसेज़ के बाहर अगर एहतजाज किया जाता है, फैसलाबाद में कुछ होता है या मियांवाली के अंदर एक एयर बेस के पास कुछ होता है, पेशावर चले जाएं तो किला बाला हसार या किला चकदर्रा में कुछ होता है, तो इन जगहों की कहीं किसी ने निशानदेही की, वो कौन था और फिर वहाँ पे ये जो प्रोटेस्टर्स थे इनको गाइड करने वाला कौन था। तो इन सवालों के जवाब आ जाएं या कमीशन से आ जाएं या किसी तहकीकाती रिपोर्ट से आ जाएं तो फिर मामले को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये तो आज का हमारा मेन टॉपिक होगा, लेकिन प्रोग्राम की इब्तिदा जो है वो हम कुरम की सूरत हाल के हवाले से, वहाँ कुरम की सूरत हाल है क्या और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो क्या चाहते हैं, उनके मुतालबात क्या हैं और कैसे हुकूमत उनकी बात सुन सकती है, उससे करेंगे। जो आज शुरका हैं प्रोग्राम में हमारे साथ हॉर स्टूडियो से आज हमारे साथ हैं अज़मा बुखारी साहबा, सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, वेरी वार्म वेलकम प्रोग्राम में। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं, आपको भी खुश आमदीद। सेनेटर पलवशा खान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगी, पलवशा आपको भी खुश आमदीद। और प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं अल्लामा नासिर अब्बास साहब से जो इस्लामाबाद DSNG से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नासिर अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। आपके एहतजाज इस वक्त जारी हैं और अभी थोड़ी देर पहले कराची पुलिस चीफ़ की जानिब से बयान भी आया कि जो एहतजाज जहाँ जहाँ हो रहे हैं उन्होंने रोड ब्लॉक किए हैं, वो शाम तक जगह खोल दी जाए, एक किस्म की वार्निंग थी। तो पहले तो इसके ऊपर बता दें कि क्या शाहराहें आपने बंद अभी की हुई हैं या शाहराहें खोल दी हैं, आपने रास्ते खोल दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। कुरम ज़िला इस वक्त इंसानी अलमिया वहाँ बन चुका हुआ है। 2.5 माह से ज़्यादा अरसा रास्ते बंद हैं और लोग अगर गाड़ियों में जाएं तो उनको मारा जाता है, पैदल जाएं तो उनके गले काट के ज़िबा कर दिया जाता है। दवाइयाँ नहीं हैं, ग़ज़ाई अजनास नहीं हैं, कुछ दवाइयाँ हेलीकॉप्टरों के ज़रिए भेजी गई हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा की आबादी है वहाँ पर, ये किफ़ायत नहीं करती। ग़ज़ाई अजनास नहीं है, पेट्रोल नहीं है, बैंकों में पैसे नहीं है। 3 तरफ से अफ़गानिस्तान है, वहाँ से वो रास्ते बंद हैं, इधर से पाकिस्तान का रास्ता बंद है। और ये वहाँ पर हेलीकॉप्टरों के ज़रिए चीज़ें भेजना, ये अजीब नहीं लगता आपको? कोई मकबूजा इलाका है वो, रास्ते क्यों नहीं खोलते? रास्तों को पुरअमन क्यों नहीं बनाते? आपके ख्याल में क्यों नहीं खोलते? पुलिस इस काबिल नहीं है कि वो इस काबिल नहीं है कि वहां के रास्ते खोल सके। आपके ख्याल में क्यों नहीं खोलते? आपके ख्याल में क्यों नहीं रास्ते खोलते? पहाड़ों से मारते। मेरे ख्याल में तवज्जो नहीं है। ये मसला मरी मुआहदा हुआ, वहां पर फैसला करो, लोगों डिस्प्यूट खत्म करो ताकि दहशतगर्दों को मौका ना मिले इन्वाल्व होने का। इससे पहले 5 साल पड़ा चला सीज था, तो यही जिनको खवारिज कहा जाता है, इनके अटैक थे, हमले थे, कई हजार लोग मारे और जख्मी हुए वहां पर। उन्हें कहा जाता था यहां से चले जाओ, लेकिन वो नहीं गए। वो पाकिस्तान के नेचुरल डिफेंस है, फ्रंट लाइन है नेचुरल डिफेंस की। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक मुतालबा ये था कि डिसआर्म किया जाए, दोनों ग्रुप जो हैं उनको डिसआर्म किया जाए। एक वाक़े के अंदर 100-150 लोगों की शहादत कैसे काबिल कबूल हो सकती है? वो उधर हो
तब भी हमारे भाई दूसरी तरफ बैठे हो तो तब भी हमारे भाई, तो ये तो काबिल कबूल है नहीं ना। तो डिसआर्म करना एक शर्त थी। नहीं देखे बात सुने, मेरा एक सवाल है, आप 2.5-3 माह हो गए डिसआर्म आप कहते हैं करें, इनको करें, लोगों को सजा क्यों दे रहे हैं? आम बंदे को, बच्चे मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, हजारों ओवरसीज जो वहां फंसे हुए बाहर नहीं जा सकते, बाहर से लोग वहां जा नहीं सकते, जनाजे पर नहीं ले जा सकते। ये रास्ते खोले, ले उनसे बात करें उनके साथ, वो कि इंडिया में रहते हैं पाकिस्तान में रहते हैं, आप उनसे अपनी बातें मनवाएं, लेकिन आम आवाम को क्यों अजाब में मुब्तला रखा हुआ है? हम वहां के अवाम के साथ हैं और रास्ता हम कोई बंद नहीं करते। कहीं भी आपको पता है हमारी तारीख है, हम एहतजाज करते हैं, धरने दे रहे हैं, अगर डबल रोड है होता है उसका क्या मुझे बताएं? माहिदीन है जो हथियार फेंकने के ऊपर आमादा हो जाए तो सिलसिला आगे चल पड़ेगा। हथियार वहाँ से बड़े हथियार कम से कम लेना किसी हद तक ज़रूरी इसलिए है कि दोनों एक दूसरे की जानें ले रहे हैं, 100 150 एक वाक़े के अंदर, ये भी तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना अलामा साहब। मेरी बात सुने, कौन कहता है यार जंग हो, ले लेना हथियार उनसे, वो एक फरीक ने मायदे पे साइन किए, दूसरे से भी करा लो। आप कई जिरगा का वक्फा होता है, 1 महीना बीच में जिरगा नहीं हो रहा है, 15 दिन जिरगा नहीं हो रहा है, लोगों को क्यों अजाब में डाला हुआ है? बिठाओ सबको उधर, उठ लेने दो जब तक साइन ना करे, वो बाहर ना जाने दो किसी को। आपने क्यों इतना लोगों को तंग रखा हुआ है और बाकियों को आसान रखा हुआ है? सूबाई हुकूमत की तरफ से भी कोशिश की गई और वहाँ पर जिरगा भी भेजा गया, माहिदीन भी भेजे गए, लेकिन ये हथियारों वाले मामले पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सड़क की बंदिश के ऊपर मुझे बहुत खुद भी ज़ाती तौर पर तशवीश है। जो आप जिस चीज़ के ऊपर इशारा कर रहे हैं ना, वहाँ बच्चों की जाने गई हैं, बच्चों की अमवात हुई हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है एक पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर के बच्चों की अमवात हो, 100 के करीब बच्चे जो हैं वो जानों से चले गए। लेकिन हथियार फेंकने के ऊपर कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, हथियार फेंकने के ऊपर कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सकता अलामा साहब, हथियार फेंकने के ऊपर। भाई मैं कह रहा हूँ यार, हथियार फेंकना क्या, ये कोई फौज है वहां पर सामने, उनके बड़ों को बिठाओ, वहां पर कबीलाई सिस्टम है, जिरगे मशरे बिठाओ, कहोगे 2 हथियार हमें, ये कोई बहाना बनाया हुआ इन्होंने रास्ते बंद करने का? ये तो नहीं हो सकता ना कि आप बहाना बनाए, कई महीने 40 साल हो गए, पता नहीं कितना अरसा हो गया, मरी मुआहदा पहले हुआ, उस पर क्यों नहीं अमल कराया, क्यों डिस्प्यूट नहीं खत्म करते? एक बात बता दें मुझे, इसका कसूरवार आप किसको ठहराते हैं? आप इसका कसूरवार किसको ठहराते हैं? सूबाई हुकूमत को, अली मीन गंडापुर को, वफाकी हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? मैं वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को और सिक्योरिटी के वो अदारे जिन पर अमन और रास्तों को खुला रखना जिम्मेदारी है, सबको जिम्मेदार ठहराता हूं। सारे जिम्मेदार हैं, किसी पर ना डालें, सब मिलकर कोशिश करें, काम करें, बैठे और मसले का हल करें। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को बोलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को आप क्यों नहीं इसके ऊपर पहल करते? अलामा साहब आप ऐसे करें, होना चाहिए। अलामा साहब आप एक अमन जिरगा बनाएं इस्लामाबाद से, उसमें नून लीग के लोग भी शामिल करें, पीपल्स पार्टी के भी शामिल करें, एस्टेब्लिशमेंट का भी बंदा साथ लें, आप एक टीम लेकर जाइए वहां पारस। मेरी बात सुने, सबसे राब्ते में रहा हूं, जितने भी, चाहे वो हमारे मिलिट्री के वहां पर हेड्स हैं उनके साथ भी राब्ते में हूँ, वहां की हुकूमत के साथ भी, सबसे भी बातें करता हूँ, सबसे मिलता हूँ। देखे मैं फिर कह रहा हूँ कि असल ये है कि आप टाइम दें वहां को, वहां पर देखे मरी मुआहदा कब हुआ था, कितने साल पहले, कितनी हुकूमतें गुजर गई हैं, लेकिन अमल नहीं है। वहां पर रेवेन्यू का रिकॉर्ड मौजूद है, महकमा मालियात का, जिनकी जमीनें उनको दो, अगर गांव नहीं हल होता तो पैसे देके मसला हल कर लो। देखिए लड़ाई की शुरुआत तो चंद कनाल जमीन से, चंद एकड़ जमीन से शुरू हुई थी और जाने सैकड़ों के साथ से चली गई। एक चीज़ मुझे और बता दें, ये जो कराची वाला प्रोटेस्ट है ये भी थोड़ा सा तशवीशनाक लोगों के लिए हो गया। अभी पुलिस चीफ ने रास्ते खोलने के लिए बड़ा क्लियर मैसेज दिया है, क्या आप रास्ते खोल रहे हैं या नहीं कर रहे? मेरी बात सुने, रास्ते किसी ने बंद ही नहीं किए हुए, रास्ते बंद है। अभी पुलिस चीफ का बयान इसलिए है कि भाई रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, वह ऐसे ही कह रहा है कि पता नहीं मुज़ाकरात हो गए। देखे काश ये हमारे साथ हमदर्दी करते, हमारे साथ नहीं, इन पाकिस्तानियों के साथ, उन माओं के साथ, उन बच्चों के साथ हमदर्दी करते जो अल्लामा साहब कुछ और मरने वाले हैं। अल्लामा साहब मैं आपकी इस कॉज के कंसर्न के साथ हूँ, लेकिन कराची में जो शाहराहें बंद हैं, कम से कम इस प्रोग्राम की वसातत से अपने फॉलोअर्स को एक मैसेज दे। कहाँ बंद है मुझे बताएं? कराची शहर के अंदर बंद है। आप मेरे इसी प्रोग्राम में एक अपील तो कर दें कि जो रोड्स बंद हैं उन रोड्स को खोल दें, ये तो कहते हैं आपका पैगाम सबको चला जाएगा। मैंने कल रात भी पैगाम दिया है, देखें दोबारा दोहरा दें हम रोड पर, मैं फिर कहता हूँ, देखें पहली बात यह है कि हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए और एहतजाज की मुनासिब जगह देनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर डबल रोड है,
एक तरफ बैठ जाए, एक तरफ खुली छोड़ दें। एहतजाज कर रहे हैं, औरतें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, मासूम बच्चे बैठे हैं, माएँ बूढ़ी औरतें बैठी, जाके फुटेजेस देखे आप उनको, सर्दी में बैठे होते हैं रात को वो लोग। मैं आपके इस कॉज के साथ हूँ, लेकिन रोड ब्लॉक करना बहुत अच्छी बात नहीं होती। अलामा साहब, आप रोड खोलने की अपील वाज़ेह करें कि रोड खोल दें, रास्ते खोल दें। मेरी बात सुने। हम रोड जो बंद है खुलवाने के लिए बैठे हैं, हम रोड बंद करने के लिए नहीं बैठे हैं। वो रोड बंद है खुलवाना चाहते हैं कि उसको खोल दो। हम कोई रोड बंद करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं बैठे हैं। लिहाजा मैं आपके तवज्जो से भी, मैंने कल रात भी कहा है कि मैंने कहा डबल रोड है, एक हिस्से पर बैठ जाओ, बाकी रास्ता खोल दो। एक तरफ से ट्रैफिक, बड़ी खबर चलाएं जी अलामा साहब की, रास्ता खोलें। जवानों को चाहिए, जो नहीं सुने, जवानों को चाहिए कि फैसिलिटेट करें दूसरी तरफ रोड को रवां दवां रखने के लिए, सड़कों को, गाड़ियों को सपोर्ट करें। एक रोड का अगर डबल रोड है, किसी पर बैठे रहे, किसी खोल दे, कोई मसला नहीं है। आप मेरे साथ रुकिए। बड़े समझदार, हमारे पास हुकूमत से एक नुमाइंदगी बड़ी अहम शख्सियत की अज़मा बुखारी की है, तो अज़मा बीबी से दरख्वास्त करते हैं कि वो वफाकी हुकूमत से भी दरख्वास्त करें और सिक्योरिटी के इदारों से भी दरख्वास्त करें। एक भी बच्चे की जान बचाएगा तो अल्लाह ताला से उसको अजर मिलेगा। ये एक कॉज है बाकायदा। अज़मा बीबी, आप कुछ कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मलिक साहब, यकीनन ये कुरम की सूरत हाल सबसे पहले जब जो है वो 26 नवंबर का धरना वरना करने की तैयारी हो रही थी ना, ये उस वक्त शुरू हुआ था। सबसे पहले मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त भी गुजारिश की थी सूबाई हुकूमत से कि ये आपका काम है, इस तरफ जो है वो ध्यान करें। वहाँ पर लोग जो है उनकी जो कत्ल गारत की सूरत हाल शुरू हो गई है, लेकिन वो नहीं हो सका। 2-3 बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस वक्त जितना भी एहतजाज है वो KPK के अलावा बाकी पूरे मुल्क में हो रहा है। ये अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना किसकी ज़िम्मेदारी है? सूबाई हुकूमतों की। ये वहाँ पर अगर बच्चों को, जो 100 बच्चे वहाँ पर अद्वियात ना मिलने की वजह से जो बेचारे जो है वो जान से गए, जो लोग जिनके गले कटे हैं वो किसी भी साइड से हों, वो हमारे पाकिस्तानी हैं और उनको अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। और अलामा साहब ने दुरुस्त कहा कि तवज्जो नहीं है, लेकिन तवज्जो जो है वो वफाकी हुकूमत जो है वो अपने तौर पर वो भी दवाइयाँ भेज रहे हैं, चीज़ें भेज रहे हैं। सबसे पहले पंजाब हुकूमत ने जो है वहाँ पर अद्वियात भी भेजी, एयर एम्बुलेंस भी भेजी, बहुत सारे लोगों को एयरलिफ्ट किया, उनको रावलपिंडी जो है अस्पताल में भी लाया गया। जो लाखों लोग एग्जैक्टली खुलनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उसमें मेन स्टेक होल्डर वहाँ की अपनी सूबाई हुकूमत है, जिसकी अमन व अमान भी जिसकी जिम्मेदारी है, जो उसके डोमेन में आता है। 12 साल से वहाँ तहरीके इंसाफ की हुकूमत है और अलामा साहब उनके अलाई भी हैं। यकीनन इमरान खान साहब से भी मुलाकात उनकी होती है और वो कहते हैं कि बात करें। कौन करे बात? वो जिरगा बुलाने की बात करें, वो करें जिरगा जो है वो करे, किसने करना है जिरगा? बात यह है कि बाकी जहाँ पर सियासी गुफ्तगुएँ होती हैं वहाँ पर ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए इस वक्त के कुर्रम के अंदर हालात को कंट्रोल किया जाए, कुर्रम के अंदर रास्ते खोले जाएं, लोगों को जो तकलीफ है, जो परेशानी है, उससे उनका अजाला किया जाए। और ये आपको सिक्योरिटी के इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि मेन तो अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी। हालात यहाँ तक आए ही क्यों? जब ये 26 नवंबर का धरना हो रहा था ना, उस वक्त वहाँ पर पीक पे था कत्लगारी। और मैं जब रोज़ आके जब मैं बात करती थी ना ये अपने इसके ऊपर धरने के ऊपर, तो मैं शुरू भी करूँ किससे कि खुदा का वास्ता कुरम की तरफ। आपको पता है कितने दिनों बाद सूबाई हुकूमत कुरम गई? ये पूरा जो 3-4 दिन के बाद कुरम के अंदर जो है वो उनका एक लॉ मिनिस्टर और शायद 2-3 लोग और गए और उसका पूरा ये धरना वरना वाइंड अप होने के बाद जो है वो सूबाई हुकूमत को ख्याल आया। बट अब मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर इमरान खान साहब सब गुजारिश करें, उनसे मुलाकात भी होती है कि अगर गंडापुर नहीं कर सकते तो इमरान खान साहब जो इतने बड़े लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, उनको भी यकीनन कंसर्न होना चाहिए कुरम के अंदर जो हो रहा है। वो गंडापुर साहब को क्यों नहीं हिदायत देते? अब ये जो असला की एक बात, जो एक कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ नज़र आ रही है और बकौल अलामा साहब के कि एक शायद फरीक ने जो है वो इसके ऊपर रजामंदी भी इजहार कर दी है, दूसरे ने नहीं की। तो ये असलहा की जब तक इनको डी वेपनाइज नहीं किया जाता, वहाँ पर
कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अमन व अमान की सूरत हाल कब ख़राब हो जाए। और ये गले काटना, ये गले काट कर मस्जिदों के ऊपर या इमाम बारगाहों के ऊपर लटका देना, ये ना काबिल कबूल है, ये नहीं हो सकता। और गला कहीं से भी कटे, ये कोई हम तालिबान थोड़ी हैं कि वो उनके ये वहाँ होता है वो फुटबॉल की तरह वो खेलना। ये आपको पता सवात में भी हुआ था एक दफ़ा जब तालिबान आए थे, की कटे गर्दन वो भी पाकिस्तानी भाई हमारा, दूसरे की कटे वो भी पाकिस्तानी। मैं नियाज़ी साहब यहाँ पर सारों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सूबाई हुकूमत को मज़ीद मौसर इक़दामात करने चाहिए थे। मैं यहाँ मानता हूँ कि सिक्योरिटी के इदारों के बगैर आप रास्ते वास्ते नहीं खुलवा सकेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी किसी चीज़ का नाम है, कोऑर्डिनेशन से भी आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, बेशक चीज़ें चलती कोऑर्डिनेशन से। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की ताल्लुक है, लॉ एंड ऑर्डर कभी भी लोकलाइज नहीं हो सकता, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ जिस ज़िले का 3 बॉर्डर्स अफगानिस्तान से मिलते हों। उसका इशू सबसे बड़ा यही है कि यूँ अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रायंगल है, उसके अंदर बेसिकली घुसा हुआ है। तो उसमें जब आप देख रहे हैं कि पुलिस तो इक्विप्ड ही नहीं है आपकी, आप जितना मर्जी उनसे एक्सपेक्ट कर लें वो नहीं डिलीवर करेंगे। FC लगा सकते हैं, आपके पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ऊपर उसकी तैनाती करवाएं, किले विले बनवाएं। देखें 2.5 महीने से एक मसला चल रहा है। देखें अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ISPR के मुताबिक 100 ऑपरेशन पर डे कर रहे हैं, क्या एक ऑपरेशन उधर नहीं हो सकता? देखें इन लोगों की भी जानो माल उतनी ही कीमती है जितने लाहौर के रिहायशी की या कराची के रिहायशी की कीमती है। तो उनकी भी हिफाजत करना हमारे सिक्योरिटी इदारों का उतना ही फ़र्ज़ है। तो इसके लिए जॉइंट एफर्ट जो भी हो कलेक्टिवली इस पर करनी चाहिए। और इसमें देखें हम एक दूसरे पे ब्लेम डालना अच्छा ही नहीं लगता। बुनियादी तौर पे इंसानियत का कत्ल हो रहा है और इंसानियत के कत्ल को अवॉइड करने के लिए जितना जल्द अज जल्द हो सके, जो हो सके करना चाहिए। पलक शाह, आपसे भी इसके ऊपर एक राय ले लूँ, क्या की हुकूमत आगे बढ़कर एक ऐसी कोशिश नहीं कर सकती, जैसे नेशनल इलेक्शन प्लान की एपेक्स बॉडी की मीटिंग होती है, उसमें फ़ौज के लोग भी बैठे होंगे, सारी सिविल क़यादत भी होगी, सूबाई हुकूमतें भी होंगी, तो मिल के एक फ़ैसला कर लें कि 8-10 लोगों को मारना है कि बचाना है? देखिए नदीम मलिक साहब, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे पहले एक बड़ा हसास इलाका है और ये इस इलाके में जहाँ तक हम सुन रहे हैं कि सरहद पार से भी लोगों ने आकर तखरीबकारी की है, लोगों के गले काटे हैं। अब देखिए बात यह है कि कहते ना किसी का गला कटा है, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये ऐसी हेडलाइन बनाता है जो उन आलमी ताकतों के कान में रस खोलती हैं जो पहले ही हमारी एटमी कुव्वत और हमारे मामलात पर तनकीद करते हैं। लिहाजा कोरम का इतने दिन तक जो है वो रेस्टलेस होना, उधर इतनी कत्लो गारतगिरी होना और वहाँ बच्चों का भूख और प्यास से मर जाना, इसमें और गज़ा में क्या फ़र्क रह जाता है? फिर हम यहाँ बैठकर जब हम फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, तो आप ये बताइए कि जब हमारे अपने मुल्क में बच्चे गज़ा और अदवायात की किल्लत से जान से जाएं, तो ये इसका जवाबदेह स्टेट भी है, इसकी जवाबदेह सूबाई हुकूमत भी है। और मैं समझती हूँ कि इतनी ताख़ीर जो है, मुझे इसकी वजह समझ नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि धरनों का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले तो धरना इनको वज़ीर आला के ऑफिस के बाहर देना चाहिए। वो इस मामले में सबसे पहली ज़िम्मेदारी उनकी है। फिर उसके बाद जो है वो ज़िम्मेदारी फिर वफाकी हुकूमत की भी है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक हसास तरीन इलाका है और इसमें आगे बढ़कर अगर वज़ीर आला कुछ नहीं कर रहे तो वज़ीर आज़म साहब को आगे बढ़कर उन जानों को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। और इसके लिए चाहे किसी भी हद तक जो है वो जाना पड़े, ये कोई जो है वो नो मैन्स लैंड तो है नहीं, या ये कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहाँ जंगल का कानून जो है वो भी राइज नहीं होता। जंगल के कानून में भी इस तरीके से गले काटना और लोगों को बिला वजह जानों का लेना जो है वो नहीं होता। लिहाजा ये बहुत तशवीशनाक बात है और ऐसी खबरें ही मैं ये समझती हूँ उन आलमी ताकतों को तवानाई बख्शती हैं जो पहले ही हमारी असासों पर नजर जमाए बैठे। नासिर अब्बास साहब, दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। इस तरीके से रहना बहुत खतरनाक है। नासिर अब्बास साहब, मेरे जहन में वो एपेक्स कमेटी का ही मॉडल आता है जो बेस्ट मॉडल है, या नेशनल कमेटी का इजलास बुला लें, वज़ीर आज़म चेयर करें, उसमें वज़ीर आला भी बैठे होंगे और फौज के अफसर भी बैठे होंगे। तो या एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लें जो नेशनल एक्शन प्लान के नीचे बनी है, वहाँ एक फ़ैसला करके उठें कि आपने क्या करना है। फ़ौज तैनात करनी है, चौकियाँ बनानी है, रास्ता खोलें, लोगों की जान बचाएं। आप क्या तजवीज़ करते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि मैं अपनी बहन को, मुझसे छोटी हैं, पेशावर में भी धरना हो रहा है, कोरम ज़िला KPK में वहाँ भी हो रहा है, कोहाट अंगों के लोगों तो हज़ारों लोगों को मेज़बान बने हुए हैं
DA खान में धरना हो रहा है, जहाँ जहाँ हमारी आबादी है वहाँ धरने हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कि धरना कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है ये मसला नहीं है। हमने एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ बने ताकि लोगों की तवज्जो उधर हो जाए। वो 2.5 माह से बैठे हुए कोई उनकी सुन ही नहीं रहा था। हमें तो धरना दिए चौथा पांचवा दिन है ना, लिहाजा ये बातें करना धरना नहीं दे रहा है, फलां नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें तकरीबन जो वहाँ के लोग हैं जिरगा है उन सब ने पर इत्तफाक किया है। एक आध पॉइंट पे मेरे ख्याल में इख्तलाफ था। मुमकिन है कल तक इंशाल्लाह एक फरीक ने साइन कर दिए, दूसरा भी साइन कर लेगा, तो उसके बाद से मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला कल के बाद से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जो भी अपेक्स कमेटी में फैसले हुए हैं वो जिरगे के पास आए हैं, जिरगे ने उनमें से अक्सर के ऊपर शायद इक्का दुक्का के ऊपर उनका अवामी आपस में एक इख्तलाफ था, तो उन्होंने कहा मुझे हमें 2 दिन टाइम दिया जाए ताकि हम अपने लोगों से मशवरा करके फिर उसके ऊपर साइन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल तक ये दिन तक जोर तक साइन हो जाएंगे। और उसके बाद पहली जो गाड़ियाँ हैं जो ग़ज़ाइया जनाज़ की है, मेरी वहाँ बात हुई है, वहाँ के जो हमारे मिलिट्री के हेड हैं उनके साथ बात हुई है कि उन्होंने बताया मुझे, वहाँ के बाकी लोगों से भी बातचीत हुई है कि इंशाअल्लाह लजीज ये फिर ग़ज़ाइया जनाज़ जाना शुरू हो जाएंगी, फिर चौकियाँ बनेगी। उसमें तय हुआ है कि 400 लोग नए पुलिस में भर्ती किए जाएंगे जो रिटायर्ड कमांडोज हैं, और ताकि रास्ते को पुरअमन करने के लिए सूबाई हुकूमत की जो पावर है वो बढ़े और इलाकों को पुरअमन रखे। जो अपेक्स कमेटी में फैसले में मजमूअन जो है वो उसमें चीज़ें सारी मौजूद हैं। ये कि कल अगर दूसरा फरीक भी साइन कर देता है और वहाँ के एल्डर्स जो है ना वो साइन कर देते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो फिर ये मसला आगे बढ़ेगा। मेरी गुजारिश ये है वहाँ के एल्डर से भी, वहाँ के जो मशरान हैं उनसे भी खुदा के लिए ताख़ीर न करें। आप आपस में रहेंगे, जंगे लड़ें, मारें एक दूसरे को, फिर भी रहेंगे, ना लड़ें फिर भी मारे रहेंगे। ये इलाका बहुत हसास है। यहाँ पर पहले 5 साल जिनको आप आज खवारिज कह रहे हैं उन्होंने हमला किया था, हज़ारों लोग मारे गए, जख्मी हुए थे। अभी भी वहाँ सूरत हाल जो है ना बहुत खतरनाक है, वो बॉर्डर बहुत डिस्टर्ब है। और अफगानिस्तान चिनार या कुरम जो है 3 तरफ से अफगानिस्तान के अंदर गया हुआ है, 3 तरफ अफगानिस्तान है। ऐसा नहीं कि खाली बॉर्डर ना, बीच में एक तरफ पाकिस्तान है। लिहाजा सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान वालों की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी आवाज उठाना है। हमने अगर धरने दिए हैं तो उन मजलूमों की आवाज बनने के लिए दिए। यकीन कर लेना मसल की है ना कुछ है। अगर अहले सुन्नत मारा गया, मेरा भाई मारा गया, अगर जो शिया सुन्नी जंग नहीं है वहां पर, सारों को अपना हिस्सा डालना है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। अज़मा आप इस पे क्लोजिंग दें तो फिर दूसरे टॉपिक पे आएंगे। देखिए मलिक साहब, मैं बिल्कुल ये गुजारिश करती हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे ना इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त डिस्टेबिलिटी चाहती हैं पाकिस्तान के अंदर, और किसी ना किसी तरह पाकिस्तान की जो मईशत है बेहतर होने लगी है, इसको रिट्रैक किया जाए, पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब किए जाएं, कहा जाए पाकिस्तान एक गैर ज़िम्मेदार स्टेट है, इनके पास एटमी प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, इनकी जो है वो ये प्रोग्राम बड़े अरसे से खटकता है पाकिस्तान का, ये तो सबको मालूम है। सो यहाँ पर हमें बहुत ये आग भड़क जाए, शोले आसमान तक पहुँच जाए, हमें तब ख्याल क्यों आता है, हमें ये पहले क्यों नहीं करना चाहिए। अब 12 साल से, मैं इस पर सियासत नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ सवालात तो फिर पूछने पड़ते हैं। 12 साल से वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, 12 साल से आप जो है वो वहाँ पर पुलिस को इस काबिल ही नहीं कर सके कि पुलिस जो है वो वहाँ पर इस किस्म के मामलात को टेक केयर कर सके, वहाँ CTD नहीं बना सके, CTD को एम्पावर नहीं कर सके, वहाँ पर जदीद असला आप नहीं दे सके। हालांकि सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पे इस वक्त KPK है जो दहशतगर्दी से लड़ रहा है। रोज़ की बुनियाद पर वहाँ वाक़यात होते हैं, पुलिस वाले मर रहे हैं, सिक्योरिटी इदारे के जो एहलकार हैं वो बेचारे शहीद होते हैं। ये कोई वो बात नहीं है। हमें पाड़ा चिनार और कुरम का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है ना, उसको ज्यादा केयर करनी चाहिए, उसको सील करना पड़ेगा। और ये पुलिस ने नहीं करना चाहिए, आपको एक पॉलिसी फैसला लेना पड़ेगा। वहाँ किले बनाए फौज के और सील करें उस बॉर्डर को, एक परिंदा इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। हमारा भी पंजाब के बहुत सारे ऐसे बॉर्डर के इलाके हैं जहाँ पर ऐसे मामलात हैं। वहाँ पर बॉर्डर मिलिट्री फोर्स जो है वो पहले भी मौजूद थी, अभी जो है वो 2 महीने पहले हमने कैबिनेट के अंदर अप्रूव करके उसकी तादाद बढ़ाई है। वहाँ पर हमारी जो KPK के साथ हमारा बॉर्डर है वो, और जो ये मियाँ वाली खुशाब ये वाला जो बेल्ट है ये बड़ा सेंसिटिव है, उस हवाले से हम कच्चे का इलाका है, वो भी एक सरदर्द था। हमने नाइट विजन जो है वो कैमराज वाला असला लेके दिया है अपने उनको। और यकीन मानिए इतनी अफसोस की बात यह है कि जब हम आए, पाकिस्तान में ये भी अल्लाह का शुक्र है, नहीं अल्लाह का शुक्र है कि हालात को जो है वो कंट्रोल करने के लिए आंखें खुली हैं, हम पूरी तरह एफर्ट कर रहे हैं। हमारे पास ये असला नहीं था,
हमारी पंजाब पुलिस के पास, जो असला उनके पास था। अब हमने उनको पूरी तरह इक्विप्ड किया है, नई वहाँ पर चौकियाँ बनी हैं, वहाँ पर बेचारे वो बैरिकेड लगा के नहीं, पुराना तरीकाकार, उसके साथ खड़े होते थे, उड़ा देते थे आगे उनको पुलिस वालों को, और कितने कितने पुलिस वाले एक वाक़े के अंदर। सो ये सूबाई हुकूमतों का काम है अपनी पुलिस को, अपनी CTD को, इन इदारों को इक्विप्ड करना। ये कोई इसके ऊपर मतलब जस्टिफिकेशन हो नहीं सकती 12 साल के बाद। आ गई है जी, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात, तो उमैर नियाज़ी साहब क्या नुकात लेकर जाएंगे 2 जनवरी वाली मीटिंग में? कुछ अपने अल्फाज में उसकी वजाहत तो फरमा दें। अच्छा, बुनियादी तौर पे नुकात तो बड़े क्लियर हैं। ये तो एक दूसरी मीटिंग बड़ी लंबी हो गई कि 2 जनवरी की तारीख रख दी, वरना जो इमरान खान साहब ने डे 1 पे कमेटी 5 रुकनी बनाई थी, जिसमें बाद में इजाफा हो गया, उसमें 2 पॉइंटर्स ही दिए थे, असीरान की रिहाई, और नंबर 2 पे 9 मई पे कमीशन और 26 नवंबर वाले वाक़े पे कमीशन। इतनी सी डिमांड की। लेकिन आज असद कैसर ने कहा कमीशन इमरान खान की रिहाई भी देखे, तो एक इजाफी मुतालबा उसमें शामिल हो। ये तो एज ए मेंबर उन्होंने किया। देखिए, जो असद कैसर ने बात की है वो तकरीबन तहरीक इंसाफ के हर सपोर्टर की आवाज़ है कि हर किसी की ख्वाहिश है। इमरान खान एक बयान रिपीटेडली दे रहे हैं कि मैं बनी गाला जाके हाउस रेस्ट नहीं होगा। किसी ने ऑफर किया इमरान खान को कि बनी गाला जाके हाउस रेस्ट? अच्छा देखें, ये बेहतर तो अली अमीन या आज भी बयान बैरिस्टर गौर बता सकते हैं, और खान साहब भी यही क्लेम कर रहे हैं कि कोई ना कोई तो ऑफर उससे दी गई है। मगर देखें, हमने देखना क्या है कि इमरान खान का इस वक्त माइंड सेट क्या है। इमरान खान साहब उस पोजीशन में नहीं बाहर आना चाहते कि वो बाहर आएँ और वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मैं अपने ट्रायल फेस करूँगा, मैं इसी अदालती निज़ाम के ज़रिए बाहर आऊँगा। तो इमरान खान साहब ने उसी वक्त आना है जब ये सारा जितने भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाए ये किसी तरफ लग जाएंगे। अज़मा बीबी, बॉल आखिरकार आपकी कोर्ट में है, हुकूमत आपकी है, मरकज़ में भी और सूबे में। देखिए, पहले तो बड़ी देर की मेरे बात आते, हम तो जब अपोजिशन में थे ना, हम तब भी मेरे अब इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, वो जब आते थे ना धक्के खाते हुए बंकर के अंदर बिठा के लाए जाते थे, जब उनकी जो है वो वालदा की डेथ के बावजूद उनको जो है वो जगह जगह पे उनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश की जाती थी। सलाम दुआ उनके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब लेना तौहीन समझते थे और उनका नाम नहीं लिखते थे। इवन लेटर्स जो कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं ना आप, उसके ऊपर नाम नहीं लिखते थे शहबाज साहब का। उस वक्त भी उन्होंने आके हाउस के अंदर कहा था कि मिसाके मेशत करते हैं। जब इंडिया ने हमारे पास स्ट्राइक्स किए, उन्होंने तब कहा कि हम आपके साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार हैं। कोरोना के ऊपर हम साथ बैठे। उनके तकब्बुर का आलम यह था, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। अब ये 10-15 दिन में एक मुआवजा हुआ है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि वो जो है मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे क्या पता ये तो मतलब ये अल्लाह पाक को पता है कि क्या हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो दीवार से टकरे मार मार के शायद थक गए हैं और उनको ये बात समझ में आई है कि पॉलिटिकल लोग निगोशिएट ही करते हैं, उनको निगोशिएट ही करना चाहिए और पॉलिटिकल पावर से करना चाहिए। और फैक्टर्स हो सकते हैं, अल्लाह जाने। पॉलिटिकल पावर्स के साथ ही बात, तो वो कहते थे मैं इनसे बात ही नहीं करना चाहता, इनके पास है ही कुछ नहीं, मैं आर्मी से बात करूंगा, मैं फलाने से बात करूंगा। तो अब उनको ये रियलाइज़ उन्होंने कर लिया है कि पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल लोगों से ही बात करनी चाहिए। सो मैं इस मुज़ाकराती अमल के लिए दुआ गो हूँ, इसलिए मैं कोई इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आप उस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती हैं जो राना सनाउल्लाह का बयान है कि आसिफ अली जरदारी, इमरान खान और नवाज शरीफ बैठ के बात करें तो रास्ता सीधा हो जाएगा? देखिए, ये किसी लेटर स्टेज के ऊपर शायद ये अगर पॉसिबल हो और करना पड़े, क्या नवाज शरीफ उस प्रोसेस का हिस्सा बनना पसंद? नवाज शरीफ इस प्रोसेस का भी हिस्सा है। अगर नवाज शरीफ साहब ना जाते तो ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते थे। एग्जैक्टली, उनका हर चीज़ उनकी अप्रूवल से होती है, ऐसे नहीं होता। सो हमने तो फिर भी अपना हम भूल गए, चोर डाकू वाला एक हमारे पर नैरेटिव डाला गया, हमें क्या क्या बदनाम नहीं किया गया, क्या क्या करैक्टर असैसिनेशन, और आज भी बाज नहीं आते। लेकिन फिर भी सियासतदान है, हम सियासी लोगों की तरह सोचते हैं। लेकिन 2-3 बातें हैं जिसके ऊपर मुझे ज़रूर बात करनी है। पहली तो बात यह, पॉलिटिकल प्रिजनर कौन है? क्या जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, जिन्होंने विक्ट्री स्पीच भी की थी अपने बेटे के साथ, वो आज भी हमारे पास ऑडियो सबने सुनी हुई है। यास्मीन राशिद साहिबा कही थी यहाँ बहुत कुछ हो गया, अब यहाँ बैठे रहें कि लिबर्टी वापस चले जाएं, और बाकायदा बाहर खड़े होकर सारा तोड़ फोड़ वो होता हुआ। ये तो कहते थे हमारे बंदे ही नहीं हैं। आज वो बंदे जिनको सबको सजाएं हुई हैं, आज वो कह रहे हैं हमारी पार्टी के लोग हैं। पहले कहते थे कि वो ठीक है ना जी, जो मुलव्वस है उसको सजा दे दें। आज जब सजाएं हुई हैं तो कहते हैं इनको सजा क्यों दी है? मेरा सवाल ये है कि मुराद सईद साहब की ऑडियो किसने नहीं सुनी हुई कि वो आपको जगह दिखा दी गई हैं और आपने उन जगहों पर जाना, और फिर इत्तफाक होता है, ऐसा हसीन इत्तफाक कि लोगों को एग्जैक्टली वो ISI के दफ्तरों के बाहर जाते हैं, वो इंस्टॉलेशंस में जाते हैं, वो जाके जहाज़ों को आग लगाते हैं, मुजस्मे गिराते हैं, और ये आज भी जारी है।
जो कुछ आजकल सोशल मीडिया पे हो रहा है, जो फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़ एक नफ़रत और एक प्रोपेगेंडा मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है, वो आज भी जारी है। अब इमरान खान साहब को अफ़गानिस्तान पे जो स्ट्राइक्स हुई उसका बड़ा गम है, उन्होंने बड़ा उसको कंडेम किया है। जो रोज़ सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हो रहे हैं, वो उनको नजर नहीं आ रहे, उनके पाकिस्तानी नहीं है। 16 जिनके जवाब में हुए 16 शहीद हुए थे हमारे जवान, ये अब हुए ना जिनके एक वाक़या एग्जैक्टली। इससे पहले जो सैकड़ों शहीद हो गए हैं, कभी आपने आज तक पीटीआई की किसी लीडर के मुंह से, इमरान खान के मुंह से, अलीमा बीबी के मुंह से, किसी के मुंह से कभी आपने उनके लिए कोई दुआए खैर, कोई उनके लिए या इनके जो अपने लोग हैं, कभी उन्होंने इस बारे में कोई बात की? अफगानिस्तान का उनको दुख दर्द बहुत हुआ, टोटल 383 साल। वो पाकिस्तानी है। अफगानिस्तान का दर्द बाद में कर लें, पहले पाकिस्तानियों का दर्द तो कर लें। पलशा, मेरा आपसे सवाल था कि पीपल्स पार्टी मुफाहमत की सियासत को बहुत तरजीह देती है, तो ये जो बातचीत का अमल है आपको लगता है कि आगे चलेगा? और आसिफ अली जरदारी, क्या उनकी ब्लेसिंग शामिल है इस पूरे प्रोसेस में? देखिए, सबसे पहले मेरे ख्याल में तो तमाम पार्टीज़ के लीडरान की ब्लेसिंग्स इस हद तक शामिल हैं कि अगर कोई इसमें से कोई भलाई का रास्ता निकलता है तो मुल्क को मज़ीद इंतशार से बचाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर इसमें बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो मुज़ाकरात हैं इनके नतीजे में जो वो चाह रहे हैं वो दिया जा सकता है? नंबर एक, क्या ये जो 9 मई का वाक़या है इस पे माफ़ी देने का हक़ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है पाकिस्तान का उनका है? तीसरी बात यह है कि क्या ये जो मुज़ाकरात है वाकई इस नीयत से किए जा रहे हैं कि मुल्क में फैले इंतशार को जो है उसको कंटेन किया जा सके? अब एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिए, सिविल नाफरमानी की कॉल भी साथ साथ चल रही है। तो देखिए, दो चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे से मुतज़ाद हैं। और अगर आप सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं तो आज तक इस मुल्क की और हमारे खित्ते की जो कम अज़ कम सब कॉन्टिनेंट में सिविल नाफरमानी की कॉल तो साम्राज्य के ख़िलाफ़ दी गई, और उसके बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि सिविल नाफरमानी की कॉल 2014 में शायद इमरान खान साहब ने कोशिश की थी कि बिल जला दो और बिल ना दो, याद होगा आपको। उस वक़्त इन्हें टैक्स ना दो, बिल ना दो, वो एक कोशिश थी। और इसके बाद अब इन्होंने बाकायदा तौर पर उसे एक कैंपेन की तरह लॉन्च कर दिया है कि रेमिटेंसेस बाहर से आना बंद हो जाए। अब देखिए, ये सवाल ये है कि अगर मैंने नुकसान पहुंचाना है हुकूमत को तो उसके बहुत से और तरीके हैं। इमरान खान की कॉल के बाद पलशा हो सकता है कि रेमिटेंसेस पहले से बढ़ जाएं, क्योंकि पहले 5 माह में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आ रही हैं $3 अरब पर मंथ। तो मुझे लगता है कि इमरान खान की कॉल का फ़ायदा नहीं होना, बढ़ जाएंगी और इजाफा हो जाएगा। वो आपकी बात सही है, हो सकता है बढ़ जाएं, लेकिन मैं इस कॉल के पीछे जो सोच है उस पर सवाल कर रही हूँ। ये तो एक और सवाल है कि शायद बढ़ जाए, शायद घट जाए, हमें मुझे इल्म नहीं। लेकिन बात यह है कि फिर आप जंग किससे लड़े? आप हुकूमत पाकिस्तान से या एक चंद पॉलिटिकल पार्टी से लड़े, या पाकिस्तान की मईशत अगर ज़मीं बोस होती है खुदा न खास्ता तो उसका किसको नुकसान है? उसका नुकसान आपको, मुझे, पाकिस्तान की आवाम को है, उसका नुकसान पाकिस्तान की रियासत को है, तो लिहाजा मुल्क को है। लिहाजा मैं समझती हूँ ये दोनों चीज़ें मुतज़ाद हैं, और अगर कोई किसी ने किसी से बातचीत करनी है और ठीक नीयत से करनी है तो दोनों साइड्स को इस किस्म की धमकियाँ और एक दूसरे पर जो चढ़ाई है उससे पीछे हटना पड़ता है। हमेशा सीज़ फायर होता है, उसके बाद बैठकर आप बात करते हैं। लेकिन ये गोलाबारी जारी रहे और फिर आप इस तरह के बयानात दें कि मुझे तालिबान से हमदर्दी है, उनके ऊपर क्यों स्ट्राइक्स हुई, तो फिर आप कौमी नैरेटिव से बिल्कुल एक अलग तरफ खड़े हो जाते हैं। तो फिर जैसे वो आपको याद होगा एक दफ़ा बुश ने कहा था, आर यू विद अस और आर यू आर अगेंस्ट अस। तो मैं ये तो इतने अच्छे अल्फाज नहीं है जो कहना चाहूँ, लेकिन हालात फिर वही बन जाते हैं, क्या आप मुल्क के साथ खड़े होते हैं या आप मुल्क से जो है उनके मुल्क के भी आप जो है वो मुखालिफ सिम्त। उमैर नियाज़ी साहब इसका जवाब देंगे। उमैर नियाज़ी साहब, तफरीक होनी चाहिए। जो रिचर्ड ग्रीनेल के बयानात हैं, मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ वाले उसके बाद थोड़े से तवाना हुए हैं कि ठीक है अमेरिका से बयान हमारे हक में आने लग गया।
अच्छा देखिए, अमेरिका से बयान आ रहे हैं, देखिए वो आपका अपना फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके साथ क्या किया, आपने उनके कहने पे क्या किया, अभी तो बहुत कुछ सामने आएगा ओवर द पीरियड। जो इधर एम्बेसी की इन्वॉल्वमेंट रही, जिन जिन लोगों से मुलाकात रही, वो चीज़ें हैं जब उन्होंने आपको देखा हुआ है कि आप मुलाकात रही, ये क्या ओवरऑल सियासी हमारे बंदों को नहीं अप्रोच किया गया जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। बंदे वैसे जाके उनसे मिलते, कौन सा आपका बंदा है? देखिए आतिफ खान को एम्बेसी वालों ने नहीं, उस वक्त काउंसलर जनरल गया था कि जी किस तरह से महमूद खान की गवर्नमेंट गिराई जा सकती है। ये सारी चीज़ें इसी मुल्क में होती रही। आतिफ खान के पास कहा था पैसे लेके हुकूमत गिरा दो। नहीं मतलब ये सारे तज्जिया किस लिए वो ले रहे थे? देखें आपके मुल्क में समथिंग डिफरेंट, वो पॉलिटिकल रिपोर्ट्स लिखते हैं, अपने स्टेट डिपार्टमेंट को भेजते हैं। ये दुनिया सारी के जो एम्बेसीज हैं ये काम करती हैं। मगर देखें आगे टच कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, चले उसके मुहर्रिकात तो आने वाले दिनों में सामने आ जाए। मगर देखें ये चैप्टर एक डिफरेंट है। देखें अमेरिका की एक अपनी अलाइनमेंट है, ट्रंप ने चलना है अपने लिहाज से, मगर इमरान खान के कैरेक्टर का भी उन्हें पता है। देखिए इमरान खान से उन्होंने डील किया ओवर द पीरियड, उन्हें पता है कि इमरान खान ने अपने टेन्योर में एक ड्रोन हमला नहीं होने दिया, इमरान खान ने अपनी टेरिटरी में उन्हें कोई एयर बेस नहीं दी, एयर स्ट्राइक्स इधर से नहीं करने दिए। अगर देखें अगर एक्सट्रेडिशन की बात है, इमल कासी इन्हीं की गवर्नमेंट में गया था ना, कोई हमने तो नहीं दिया था। इमरान खान के दौरे हुकूमत में उठाएं कि हमने कोई आफिया सिद्दीकी उठा के दे दी हो या रिमजी यूसुफ उठा के दे दिया हो या रेमंड डेविस दे दिया हो, कोई इस तरह का हुआ। उन्हें पता है इमरान खान की उस चीज़ में क्लैरिटी है, बाद में भी जवाब यही होएगा, एब्सोल्युटली नॉट होएगा। मगर मसला क्या, हमें अलाइनमेंट नहीं समझ आ रही। सर वैसे एक बात बता दें, बहुत सारी चीज़ों में आप सही कह रहे होंगे, लेकिन 5 अगस्त 2019 जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म हुई थी, इमरान खान ट्रंप से मुलाकात करके आए थे और यहाँ वर्ल्ड कप के फाते के तौर पर यहाँ इस्तकबाल किया गया था। 5 अगस्त 2019 आपकी पूरी हुकूमत को पता था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को भी पता था, तो फिर आप सब खामोश क्यों थे? उसका जिम्मेदार किसको ठहराऊँ, आपको ठहराऊँ या उस वक्त? देखें उसमें हमारा वाज़े रहा, उसका कश्मीर मौक़िफ़ वाज़े है। देखें उसके सबसे ज़्यादा कश्मीर के मौक़िफ़ को सबसे ज़्यादा एडवोकेट किसने किया आलमी सतह पे? 5 अगस्त 2019 आपके दौरे हुकूमत में हुआ और दौरा अमेरिका के फौरन बाद हुआ और आपके भी नॉलेज में था और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के भी नॉलेज में था। आर्टिकल 370 के थोड़ा भी नहीं पे थ्रू आउट इमरान खान का स्टांस कंसिस्टेंट रहा है। हमने उसको वो चीज़ थी, मैं सोचता था कि इसके ऊपर उस वक्त की जो अपोजिशन है ना वो सवाल उठाएगी, लेकिन उस वक्त की अपोजिशन की वो बिलावल कहते हैं ना कांपे टांग गई, तो वो इनकी भी कांपे टांगती थी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट से। ये बोले नहीं, ये सवाल तो तब उठाते हैं कि कश्मीर की खत्म हुई 5 अगस्त 2019 को आपकी हुकूमत, तो उसके बाद हमने कोई ट्रेड इंडिया के साथ क्या किया आपने? 5 अगस्त 2019 के बाद क्या किया? इमरान ने तकरीर की मैं क्या करूं, इंडिया पे हमला कर गिराए थे। नहीं, इंडिया के जहाज किसने गिराए? आपने गिराए थे। पहले बालाकोट में हमला हुआ था तो फिर ऑपरेशन हुआ था। किसने गिराए? 5 अगस्त 2019 हुआ कि नहीं? इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, हिम्मत नहीं। ये सच बोले कि 5 अगस्त 2019 हुआ कि नहीं हुआ? जो हुआ वो तो इंडिया में हुआ ना, तो इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, उसमें हमारा क्या रोल होता? आप बता। आपका कसूर ही कोई नहीं था। नहीं आप बता, क्या रोल होता? हम अपना बॉर्डर खोल देते, अपना बॉर्डर खोल देते, आप बताएं क्या करते? 5 अगस्त 2019 में आपका कोई कसूर नहीं था। नहीं, उसमें क्या था? सर आपको पहले से पता था, आपको वर्ल्ड कैपिटल्स को इंगेज करना चाहिए था सफारती महाज के ऊपर, और सफारती महाज के ऊपर इंगेज करके उसको इस काम से रोकना चाहिए था। 35A बहुत सीरियस मैटर था हमारे लिए, 35A खत्म नहीं होना चाहिए। ओवरऑल आपने खत्म हो जाने दिया, चुप करके बैठे, बोले भी नहीं। देखिए हमने उस चीज को तो पूरा एजिटेट किया, आलमी सतह पे देखिए यूएन के फोरम पे भी हम बोले नहीं, उन्होंने एजिटेट किया, ऐसे ना करें मलिक साहब। उन्होंने कहा आधा घंटा धूप में खड़े होना करना है हमने, ये देखें, ये उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने वो भी एक ही दफा खड़े हुए, वो 3-4 दफा नहीं हुए, और उनके हाथ में जो है वो बेचारी उस वक्त की वो फिरदौस आशिक मान झंडा पकड़ाती रहेगी, उन्होंने नहीं पकड़ा था कश्मीर का झंडा। मोदी के लिए दुआएं की उन्होंने। हमने एक और काम किया, हमने कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रखा। एग्जैक्टली, देखिए इतना काम किया इमरान खान की हुकूमत में, जो क्रेडिट उनका बनता है उनको देना, पैसे तो ना करें। अब ये जो जिस दौर की बात कर रहे हैं ना कि वो जो बुला के वो कह रहे थे हम कोई गुलाम थोड़ी है, मैं न्याजी साहब, हम एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, हमने की आज़ादी लेनी है अमेरिका से। अब ये यूएस जो एड है वो पूरी फुल फ्लेज, उन दिनों में जिनमें इल्ज़ाम लगा रहे थे ना हम कोई गुलाम है, की आज़ादी लेनी है, उन दिनों में भी यूएस एड जो है वो बाकायदा फंक्शन करके उनसे गाड़ियाँ ले रहे थे, उनसे चीज़ें एग्जैक्टली उनसे चीज़ें ले रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे। दूसरी तरफ वो बेचारे बच्चों को लगाया हुआ था, वो पीछे गाड़ियों के लिख के हम कोई गुलाम हैं, कोई एब्सोल्युटली नॉट, की आज़ादी, वो खुश हो रहे थे बड़ा हमने को काम कर लिया। बात यह है कि ये शकील अफरीदी जो है उसके लिए भी बहुत सारी लॉबिंग हुई होगी। लॉबिंग आज वो कहाँ है? यही है ना, यहीं पर। आफिया सिद्दीकी का भी उन्होंने नाम लिया, क्या किया आफिया सिद्दीकी के लिए? इमरान खान मुस्लिम उम्मा के इनके मुताबिक बहुत बड़े लीडर हैं,
किसी मुस्लिम उम्मा के नाम से आपने उनका कभी सुना है? उनके किसी ने उनके लिए बात की हो? कौन बात कर रहा है? अमेरिका और इजराइल। एक मिनट, बहुत शानदार तकरीर, बहुत अच्छी शानदार तकरीर थी, सबकी अच्छी होती है, होनी भी चाहिए। 2019 उनका मुझे आज तक नहीं समझ में। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। अब इस वक्त जो है सिर्फ जो काम कर रही हैं वो लॉबियस्ट फर्म्स हैं जिनको करोड़ों रुपए अदा किए जा रहे हैं वो चैरिटी के फंड्स में से। जो चैरिटी मिलती है जिसको जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है अल्लाह जाने वो किस उसका शिकार होते हैं, वो इनको पैसे दे रहे हैं लॉबियस्ट फर्म्स का पेट भरने के लिए। वो लॉबियस्ट फर्म्स क्या कर रही हैं? वो लोग पाकिस्तान के जो है वो खिलाफ जो साजिशें करते हैं, जो पाकिस्तान की हमेशा से एटमी प्रोग्राम के खिलाफ रहे हैं, वो आज इमरान खान के रिश्तेदार बने हुए हैं। वो आज का इमरान खान का उन्होंने झंडा उठाया, इमरान खान को आज़ाद करो, उसके बुनियादी के हुकूक। अपने मुल्क में कैपिटल हिल का वाकया हो, समरी ट्रायल करके अब 10-10 साल की सजाएं देते हैं। रॉयट्स हो एक फेक पोस्ट के ऊपर यूके के अंदर दरवाजे तोड़ के लोलों को यहाँ से पकड़ के घसीट के लाके बिकॉज वहाँ रिट ऑफ द स्टेट, यहाँ पे रिट ऑफ द स्टेट होने नहीं देते ना आप लोग, यही तो बात है। और आपने रिट ऑफ स्टेट को हमेशा चैलेंज किया है और ऊपर से ये लकी बात है। अब जहां भी पीटीआई की जो है वो कोई वर्कर की बात आ जाए, उसने 26 नवंबर किया हो, उसने 9 मई किया हो, अदालतें बैठी हैं, रिहा किया जाता है। रिमांड की स्टेज पे वैसे केस खत्म होते हैं, आप भी वकील है, मैं भी। कभी आज सब पीटीआई से पहले सुना था क्यों नहीं होते? देखिए 26 नवंबर में जो आपने कभी किया केस खत्म नहीं होते। हम यास्मीन राशिद की वॉइस मैचिंग के लिए एंटी टेररिस्ट कोर्ट में गई, उन्होंने कहा जी वॉइस मैच कराना है यास्मीन राशिद साहब का, उन्होंने कहा रिमांड में केस उड़ा दो, रिमांड देने की बजाय केस नहीं बनता था, डिस्चार्ज हुआ और उसको भी आपने रखा हुआ है। देखिए यास्मीन राशिद जो डिस्चार्ज हुई है वो आज तक अंदर है। बाकी केसेस में डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए उनको आपको रिहा कर देना चाहिए, मुकदमात चलाएं, मुकदमात चलाएं, हमारे पास जब वो आपको मतलूब हो तो आप हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम उनको कैसे रिहा कर दें? आखिर उनके रिमांड की स्टेज पे उनको केसेस खत्म हो रहे हैं ना, अदालतें जो है वो उनको रिहा करने के लिए तैयार बैठी हैं। वो पलशा आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आपने तो उनको बाकायदा एटमी प्रोग्राम का दुश्मन करार दे दिया। क्या वजूहात क्या है? आप सियासी मुखालफ तो हो सकता है बंदा, लेकिन एक दूसरे को मुल्क दुश्मन करार देना काफ़ी सख्त बात हो जाती है। नहीं मलिक साहब, मैं किसी को मुल्क दुश्मन करार नहीं देती, लेकिन मैंने इस तरफ ज़रूर तवज्जो दिलाई है कि वो लोग कौन हैं जो कि आज इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं सबसे ज़्यादा। और ये वो लोग हैं जिन पर इल्ज़ाम लगा था कि रिजीम चेंज जो है इन लोगों ने कराई है। वो डोनाल्ड लू जो था वो अमेरिका का ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा था या एजेंट था या जो भी था। तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक मुल्क पर इतना बड़ा, और वो मुल्क इतनी बड़ी सुपर पावर हो, दुनिया में ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी का वो जो है लंबरदार हो, उस पर एक सियासी जमात एक मुल्क की जो है वो इल्ज़ाम लगाए और फिर उसी मुल्क के लोग जो हैं वो बढ़ बढ़ के उनकी हिमायत करें या उन्हें रीट्वीट करें, उनको मिलियंस में ले जाएं। ये बात समझ नहीं आती। लेकिन ये भी तो हकीकत है कि अमेरिका ने हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम है, एटमी प्रोग्राम्स हैं, उन पर जो सैंक्शंस लगाई हैं, क्या वो हकीकत नहीं है? क्या वो कोई क्या कहना चाहिए फ्रेंडशिप का जेस्चर है? क्या वो दोस्ती का हाथ है? और क्या ये भी हकीकत नहीं है कि वही पाकिस्तान है जो कि अमेरिका का नॉन नेटो एलाई जिसको वो कहते थे, जिसको वो अपना फ्रंट लाइन एलाई कहते थे, और जिसके साथ मिलकर उन्होंने जो एक सो कॉल्ड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म पर इन्होंने बड़ी जंग लड़ी। तो आज क्या उस वक्त पाकिस्तान के पास ये एटमी मिसाइल्स नहीं थे? क्या उस वक्त अमेरिका को ये खतरा नहीं था? और आज ये जो समझ नहीं आता, ये गठजोड़ जो है, इस मुल्क में बहुत से लोगों के साथ बहुत जुल्म हुआ, बहुत लीडर्स को अंदर रखा गया, बहुत लीडर्स जान से गए। आप मुझे बता दीजिए कि इस किस्म की हमदर्दी आपने पहले कभी देखी है किसी पाकिस्तानी लीडर के लिए? और ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो एक तरफ प्रचार करते हैं ह्यूमन राइट्स का और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में और तीसरी दुनिया में उनके लिए एक और सबक पढ़ाते हैं। उमैर साहब से भी जवाब लेने टाइम थोड़ा लगेगा। उमैर साहब वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? नहीं है क्या चीज़ों को लिंक करें? उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ था तो किसने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा था कि इनको नकेल डालें?
तो ये देखें आज ये इन्होंने उस पर क्या हुआ था सारा जो अब लीक्स जो सारे हुसैन हक्कानी सारा मामलात किधर जाते हैं। बात है ये सारी चीज़ों को घुमा रहे हैं। ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन इधर ही जो बातचीत सारी चली थी, ठीक है, लादेन पे किसने लिखा? जो एबटाबाद जब ऑपरेशन हुआ था तो सारा मेमो गेट सारा तो उसको सारा देख लेना तो किसके बारे में लिखा था। बात है आप अपनी किसने क्या किया था? हमारे मेरे ख्याल आर्मी चीफ ने बयान दिया था कि वो एक मेमो इज ए रियलिटी बात है। तो उसमें देखें आपका वो ज़्यादा ख़तरनाक था जो अब आप बात करें। अब हम क्या एजिटेट करें? हम तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन को एजिटेट करें। आप जिस चीज़ों को मर्जी लिंक करते रहे, देखें क्या 26 नवंबर इधर कत्लेआम नहीं हुआ? अगर मॉडल टाउन के कातिलों को उस वक्त पकड़ लेते तो आज आपकी आवाम के साथ ये होता। बात है ये हुकूमत बेशक रही, बिल्कुल रही, ये सिस्टम के लैप्सेस है। मगर देखें आज 13 शहादतें मौजूद हैं। चले बाकियों का पता चलना बाकी होगा, नहीं पता अभी तक चला, मगर क्या किसी ने नहीं देखना? क्या इतना खून अवाम का सस्ता हो गया कि आप बहा दें कि हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बात है कैबिनेट की मर्जी से आर्टिकल 245 लगा था, ट्रिगर चला कैबिनेट की मर्जी से। कैबिनेट की जिम्मेदारी कर रहे हैं। पलशा आपको नहीं कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट में कुछ कह दे, टाइम खत्म हो गया। मैं सिर्फ अपने भाई को कहना चाहती हूँ कि भाई हम कोई गुलाम है, हमने की आज़ादी लेनी है और एब्सोल्युटली नॉट हमें अमेरिका जो है वो आपके कहने के ऊपर बिल्कुल नहीं कर सकता। ये एब्सोल्युटली नॉट वही वाला कह रहा है। पूरा भी नहीं, ये चंद लॉबियस्ट फर्म्स के जरिए जो इजरायली एसेट के लिए जो ये कोशिश हो रही है, $1.5 मिलियन पे फर्म इन्होंने हायर की है। नासिर अब्बास साहब, बज़मा बुखारी साहब, उमैर नियाज़ी साहब और पलशा खान साहब का शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।